डिफेक्ट वाला भी कर दूंगा छुट्टी, मेरी छुट्टी कर दूंगा, नहीं तेरी करूंगा तेरी। चलो नोट करो, कोरंडम स्ट्रक्चर। कोरंडम स्ट्रक्चर, देखो कोरंडम स्ट्रक्चर का रिप्रेजेंटेटिव होता है एल्यूमिना Al2O3। अब कोरंडम स्ट्रक्चर में क्या होता है इसका डिटेल नोट करो। देखो in this structure anion occupy in this structure anion occupy HCP lattice, anion occupy HCP lattice, whereas cation occupy two-third of total number of octahedral wad, two-third of total number of octahedral wad present in the HCP lattice, of anion, present in the HCP lattice of anion। ठीक है, तो anion का HCP लैटिस है और उस HCP लैटिस में प्रेजेंट 2/3 ऑक्टाहेड्रल वैड को कैटायन ऑक्यूपाई करता है। तो अब देखो अगर हम रैंक निकाले anion की, क्या हो जाएगा 12 एट कॉर्नर into 1/6 plus 2 at face center into half plus 3 within unit cell into 1, तो आ गया 6। रैंक ऑफ कैटायन ए, ठीक है, रैंक ऑफ कैटायन ए कहां पे है भाई 2/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वैड, तो आप लिखोगे 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 6 ऑक्टाहेड्रल वैड एससीपी में है और ये सब विद इन यूनिट सेल लाई करते हैं इनटू 1, तो 4। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला A4B6, सिंपलेस्ट फार्मूला A2B3, रैंक 2। अब Al2O3 को देखो, ये भी A2B3 टाइप का ही कंपाउंड, ठीक है ना। तो ये है अरेंजमेंट कोरंडम स्ट्रक्चर का। अब इसमें बात आती है कि कैटायन के सराउंडिंग में कितने एनायन और एनायन के सराउंडिंग में कितने कैटायन होंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक की पोजीशन तो क्लियर है, वो है ऑक्टाहेड्रल वैड के अंदर, कौन है कैटायन।
तो अगर वो ऑक्टाहेड्रल वायड के अंदर है तो ऑक्टाहेड्रल वायड वाला स्फीयर 6 लैटिस स्फीयर से सराउंडेड है। तो ईच केटायन इज ऑक्टाहेड्रली सराउंडेड बाय 6 एनायंस। अब बताती है एक एनायन के सराउंडिंग में कितने केटायन, एक एनायन के सराउंडिंग में कितने केटायन। अब ये पता करने के लिए आपको इस रिजल्ट को देखना पड़ेगा जो मैंने पहले बताया था आपको। क्या बताया था? रैंक ऑफ केटायन रैंक ऑफ केटायन अपॉन रैंक ऑफ एनायन is equal to primary coordination number of anion upon primary coordination number of cation. प्राइमरी कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर। तो रैंक ऑफ केटायन यहां पे हमने निकाला 4, रैंक ऑफ एनायन हमने यहां पे निकाला 6 इज इक्वल टू प्राइमरी कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनायन पता नहीं हमें, बट प्राइमरी कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ केटायन पता है क्योंकि वो ऑक्टाहेड्रल वायड के अंदर है। तो यहां से आपको प्राइमरी कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनायन पता चल जाएगा। तो अब आप लिख लो इन कोरेंडम स्ट्रक्चर, in corundum structure each cation is octahedrally surrounded by each cation is octahedrally surrounded by 6 anions 6 anions in corundum structure. Each cation is octahedrally surrounded by 6 anions and each anion is surrounded by 4 cations and each anion is surrounded by 4 cations. Therefore there exist 6:4 coordination number. ये होगा कैटायन के रेस्पेक्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, एनायन के रेस्पेक्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अब देखो इसका पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा। क्या होगा भाई, यहाँ पे 4 कैटायन है, 4 × 4/3 पाई RC³ और 6 एनायन है 6 × 4/3 पाई RE³ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। HCP यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना होता है? R³ 24√2 R³। R कौन सा? लैटिस स्फीयर का रेडियस। तो यहाँ पे एनायन का लैटिस है तो आप इसको लिखोगे 24√2 RA³। ये होना चाहिए। तो अब आप देखो यहाँ से इधर 8, 4 × 2 8, यहाँ भी 8 आपको मिल जाएगा और ये 24 कैंसिल हो गया तो आप इसको लिख सकते हो 8। कोई बात नहीं, सिंप्लीफाई करते हैं।
तो 2/3 RC क्यूब प्लस 3/3 RA क्यूब, RA क्यूब डिवाइडेड बाय 3√2 RA क्यूब। ये देख सकते हैं? बोलो। अगर हम यहाँ पे तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है? सही है ना सब कुछ? ठीक है, सही है। तो पाई/3√2, पाई/3√2 कॉमन ले लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 1+2/3 RC/RA का होल क्यूब ब्रैकेट। सही है? ये आ गया पैकिंग फ्रैक्शन। वॉयड है यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल, तो 0.414। अब इसको पुट पाई/3√2 तो 0.74 होता है। RC/RA को पुट करके पैकिंग फ्रैक्शन निकालो। कितना? 0.775। आगे समझ में? अब इसके एग्जाम्पल लिख लो। इस टाइप के जो भी ऑक्साइड्स हैं, जैसे Al2O3, Fe2O3, Cr2O3, V2O3, MO2O3, ये सब कोरंडम स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल। अब आप लिखो स्पाइनल स्ट्रक्चर। स्पाइनल स्ट्रक्चर, इसका डिटेल लिखो। in this structure anion occupy in this structure bivalent anion occupy CCP lattice, whereas bivalent cation occupy whereas bivalent cation occupy 12.5% tetrahedral wad, 12.5% मतलब 1/8, 12.5% tetrahedral wad,
and trivalent cation occupy 50% octahedral wad 50% octahedral wad present in the CCP lattice of anion. Present in the CCP lattice of anion. तो रैंक ऑफ C2 नेगेटिव मतलब बाईवैलेंट एनायन क्या हो जाएगा भाई 8 इंटू 1/8 प्लस 6 इंटू हाफ रैंक ऑफ A2 पॉजिटिव बाईवैलेंट कैटायन कहां पे है 1/8 टेट्राहेड्रल बॉन्ड तो 1/8 इंटू 8 इंटू 1 रैंक ऑफ ट्राइवेलेंट कैटायन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया AB2C4 AB2C4 और सिंपलेस्ट फॉर्मूला भी यही होगा तो रैंक 1 होगी आ गया समझ में अब ये बताओ कि जो बाइवेलेंट कैटायन है उसके सराउंडिंग में कितने एनायन होंगे 4 क्योंकि वो टेट्राहेड्रल बॉन्ड के अंदर each bivalent cation is tetrahedrally surrounded by 4 anion and each trivalent cation is octahedrally surrounded by 6 anions हाँ अब वो तीसरा जो बनेगा वो जैसे अगर आप एक बाइवेलेंट कैटायन को देखो देखो कैटायन के लिए तो एनायन ही देखोगे क्योंकि कैटायन के नियरेस्ट तो एनायन ही होगा तो हर कैटायन के सराउंडिंग में कितने एनायन है अब प्रॉब्लम तब आती है जब एनायन के सराउंडिंग में कैटायन देखते हैं तो अगर आपसे पूछा जाए कि सही C2 नेगेटिव के सराउंडिंग में कितने बाइवेलेंट कैटायन और कितने ट्राइवेलेंट कैटायन होंगे तो आप देखो C2 नेगेटिव कॉर्नर पे है और मैंने आपको बताया कि एक कॉर्नर के नियरेस्ट लोकेशन पे 6 ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड होते और 8 टेट्राहेड्रल बॉन्ड होते लास्ट क्लास में बताया था ना इस चीज को कि 6 कैटायन और 8 एनायन कॉर्नर के नियरेस्ट लोकेशन पे होते हैं अब वो जो 8 एनायन है 8 कैटायन है नहीं 8 टेट्राहेड्रल बॉन्ड है उन 8 में से यहां पे एक ऑक्यूपाइड है 1/8 तो 8 में से एक ऑक्यूपाइड है इसका मतलब कि एक एनायन को अगर हम देखें एक एनायन के सराउंडिंग में एक बाइवेलेंट कैटायन होगा और जो ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड है वो आधे ऑक्यूपाइड है तो टोटल ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड उसके सराउंडिंग में कितने हैं 6 आधे ऑक्यूपाइड है मतलब 3 ठीक है ना लिख लो देखो अब बाइवेलेंट कैटायन a bivalent cation is surrounded by 4 anions
and trivalent cation is surrounded by 6 anions. And trivalent cation is surrounded by 6 anions. Whereas bivalent anion is surrounded by 1 bivalent cation and 3 trivalent cation. 1 bivalent cation and 3 trivalent cation. तो अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे कितना परसेंट टोटल वायर्ड का ऑक्यूपाइड, टोटल परसेंट ऑफ वायर्ड ऑक्यूपाइड स्पाइनल स्ट्रक्चर में कितना होगा बोलो? परसेंटेज ऑफ टोटल वायर्ड्स ऑक्यूपाइड इन स्पाइनल स्ट्रक्चर. टोटल वायर्ड्स जो ऑक्यूपाइड है वो 3 है, एक बाइवेलेंट कैटायन के थ्रू और 2 ट्राइवेलेंट कैटायन के थ्रू. 3 ऑक्यूपाइड है जो ऑक्यूपाइड वायर्ड, और टोटल है कितने? 6 नहीं, 4 तो है ऑक्टाहेड्रल वायर्ड और 8 है टेट्राहेड्रल वायर्ड, तो टोटल हो गए 12. 12 में से 3 ऑक्यूपाइड. कितना परसेंट वायर्ड ऑक्यूपाइड है? 25%. नोट पे लिख लेना इसको. In spinal structure, total percentage of wired occupied. In spinal structure, total percentage of wired occupied three by 12 into 75% वायर्ड वैकेंट. इसके एग्जाम्पल लिख लो, बाकी पैकिंग फ्रैक्शन निकाला तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. 2 रेडियस रेशियो आएंगी, उसमें कॉम्प्लिकेशन. सिर्फ सीधे एग्जाम्पल लिखो. इसके एग्जाम्पल में है MgAl2O4, यहाँ पे +2 और यहाँ पे +3. इसी तरीके से FeAl2O4, FeCr2O4, MgCr2O4, ये सब एग्जाम्पल है. अब आप लिखो इनवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर. अब देखो इसको इनवर्स स्पाइनल क्यों बोलते हैं? अब ये वैसे नहीं है आप एक्सप्लेन कर पाओगे जैसे फ्लोराइड है और एंटी फ्लोराइड, तो एग्जैक्टली वैसी सिचुएशन नहीं है. इसमें बोलते हैं कि बेसिकली जो इनवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर है उसमें बाइवेलेंट कैटायन और ट्राइवेलेंट कैटायन का जो अरेंजमेंट है वो स्पाइनल स्ट्रक्चर में जो अरेंजमेंट है उसका उल्टा है. जैसे स्पाइनल स्ट्रक्चर में आपने देखा बाइवेलेंट कैटायन कहाँ है? टेट्राहेड्रल वायर्ड के अंदर.
ट्राइवेलेंट कैटायन ऑक्टाहेड्रल के अंदर है, इसमें उल्टा होता है। लिखो इसका डिटेल। इन दिस स्ट्रक्चर bivalent anion occupy CCP lattice. Whereas bivalent cation occupy 25% octahedral VAD, 25% octahedral VAD, and trivalent cation occupy 12.5% tetrahedral VAD and 25% octahedral VAD. 12.5% tetrahedral VAD and 25% octahedral VAD present in the CCP lattice of anion. चलो बाकी डिटेल निकालो, खुद से निकालो। क्या बोले? AB to C3 rank of bivalent cation कहाँ है? 25% octahedral. कहाँ है भाई कैटायन? 1/8 into 8 into 1 plus 1/4 into 4 into 1. तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला AB2C4, simplest formula AB2C4 rank 1. अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो उसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है।
कोऑर्डिनेशन का नंबर, क्यों जरूरत पड़ रही क्या तुझे? अभी टाइम लगेगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला चैप्टर कोऑर्डिनेशन डिस्कस करेंगे। तो Fe3O4 को क्या लिख सकते हो? Fe2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव ट्वाइस, तो टोटल एनायनिक चार्ज -8, टोटल कैटायनिक चार्ज +8। बाकी इसका एक एग्जांपल और मिलता है, और वो है CO3O4 है। ये भी इसको फॉलो करते हैं। अच्छा, एक चीज और समझना, ऐसा नहीं है कि इस फॉर्मूला को सेटिस्फाई करने वाले सारे कंपाउंड स्पाइनल ही होंगे या इनवर्स स्पाइनल ही होंगे, क्योंकि दोनों का सिंपलेस्ट फॉर्मूला तो सेम है, A B2C4। इंटरनल अरेंजमेंट में डिफरेंस होता है, इसलिए ये दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर है। इसमें भी टोटल 25% वायर्ड ही ऑक्यूपाइड होगा, 75% वायर्ड अनऑक्यूपाइड। ये समझ में आ गया? अब आप लास्ट केस लिखो। परवोस्काइट स्ट्रक्चर। परवोस्काइट स्ट्रक्चर एक कंपाउंड होता है, इसको परवोस्काइट बोलते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है? अरे पूछ क्या रहे तू? पर वो पूछ रहा है। अरे परोस्काइट एक कंपाउंड है, जैसे र्यूटाइल एक कंपाउंड है, स्फेलराइट एक कंपाउंड है, वैसे ये भी। हाँ, इसके अभी एग्जांपल बताता हूँ सारा डिटेल। चलो, परोस्काइट स्ट्रक्चर में क्या होता है? बोलते परोस्काइट स्ट्रक्चर में एनायन और बड़ा कटैन, एनायन और बड़े कटैन का साइज कंपेरेबल है। तो एनायन और बड़े कटैन का जो कंबाइंड अरेंजमेंट है वो सीसीपी। एनायन और बड़े कटैन का कंबाइंड अरेंजमेंट कैसा है? सीसीपी। और उस सीसीपी में जो बॉडी सेंटर पे ऑक्टाहेड्रल वायर्ड है, वहां छोटा कटैन है। तो समझ में आया? अकेले एनायन का सीसीपी नहीं है, अकेले बड़े कटैन का सीसीपी नहीं है, दोनों का मिलाकर के सीसीपी। मतलब अगर एक कॉन्स्टिट्यूएंट आ गया मान लो कॉर्नर पे, तो दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट कहां जाएगा? फेस सेंटर। ठीक है ना? तो उस सिचुएशन में जो फेस सेंटर वाले स्फीयर्स होंगे, उनके करस्पॉन्डिंग बॉडी सेंटर पे एक ऑक्टाहेड्रल वायर्ड बनता है। उस बॉडी सेंटर्ड ऑक्टाहेड्रल वायर्ड को छोटा कटैन ऑक्यूपाई करता है। तो ये है। बाकी परवस्काइट स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व होने के लिए कुछ कंडीशन भी रिक्वायर्ड है। कंडीशन ये है कि टोटल सम ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन वन सिंपलेस्ट फॉर्मूला यूनिट,
मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, टोटल सम ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन वन सिंपलेस्ट फॉर्मूला यूनिट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू +6। एक सिंपलेस्ट फॉर्मूला यूनिट में जितने कैटायंस प्रेजेंट हैं उन कैटायंस के पॉजिटिव चार्ज का जो टोटल सम है वो +6 के इक्वल या लेस होना चाहिए। अगर वो +6 से ग्रेटर आ गया तो फिर पेरोव्स्काइट स्ट्रक्चर को भूल जाओ, मतलब तब पेरोव्स्काइट स्ट्रक्चर नहीं ऑब्जर्व हो सकता। कोई और स्ट्रक्चर उस फॉर्मूला के करस्पॉन्डिंग अगर एग्जिस्ट करता होगा तो वो ऑब्जर्व होगा। क्लियर? लिखो इस बात, लिखो, इन दिस स्ट्रक्चर bigger cation and anion, in this structure bigger cation and anion, bigger cation and anion combinedly occupy CCP lattice. In this structure bigger cation and anion combinedly occupy CCP lattice, whereas smaller cation occupy body centered octahedral wad which is surrounded by face centered anion, तो इन्होंने ये भी बता दिया कि एनायन फेस सेंटर पे, इसके वाला बड़ा कैटायन कहाँ है? कॉर्नर पे। और फिर एनायन के करस्पॉन्डिंग बॉडी सेंटर पे जो ऑक्टाहेड्रल वैड फॉर्म हो रहा है, उस ऑक्टाहेड्रल वैड में क्या प्रेजेंट है? छोटा कैटायन। अब जैसे देखो मान लो स्मॉलर कैटायन को इस तरीके से हमने रिप्रेजेंट किया, बिगर कैटायन को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और एनायन को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये तो हो गया बिगर कैटायन का अरेंजमेंट।
एनायन देखो, एनायन है फेस सेंटर। ये सेंटर पे नहीं है, फ्रंट वाले फेस के सेंटर पे। और ये बैक वाले फेस के सेंटर पे। यहाँ पे छोटा कटान। इस तरीके से ऑक्टाहेड्रल रायड बने। लिख लो, नोट में लिखो, इन पेरोव्स्काइट स्ट्रक्चर, इन पेरोव्स्काइट स्ट्रक्चर इन पेरोव्स्काइट स्ट्रक्चर टोटल cationic charge total cationic charge per formula unit is not more than +6 is not more than +6। ठीक है, तो कैटायनिक चार्ज का जो टोटल सम है वो +6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए पेरोव्स्काइट स्ट्रक्चर में। अब इसके एग्जांपल कुछ लिखो। फॉर एग्जांपल BaTiO3, बेरियम टाइटनेट, PbTiO3, लेड टाइटनेट, PbZrO3, लेड जिरकोनेट, KZnF3, KZnF3। अब जैसे बेरियम टाइटनेट है, बताओ जरा इसमें कौन कहाँ होगा? बेरियम टाइटनेट कहाँ पे? टाइटेनियम कॉर्नर पे। और बेरियम बॉडी सेंटर। तुम्हें लगता है बेरियम बेरियम छोटा और टाइटेनियम बड़ा है? टाइटेनियम कहाँ है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। मतलब ये कौन से ब्लॉक में ऑब्जर्व या ऑब्जर्व होता है? डी ब्लॉक। वो भी डी ब्लॉक में फर्स्ट पीरियड में है। और बेरियम एस ब्लॉक, एल्कलाइन अर्थ मेटल, नीचे सबसे।
तो इसका मतलब बेरियम का साइज सर्टेन है, टाइटेनियम से बड़ा होता है। आप यहाँ पे अगर देखो BaTiO3, बेरियम पे +2 चार्ज है, टाइटेनियम पे क्या होगा, +4। अभी तो -6 को सेटिस्फाई करेगा। तो देखो, एक तो टाइटेनियम का साइज वैसे ही छोटा था, ऊपर से 4 यूनिट पॉजिटिव चार्ज का आ गया और तो छोटा हो गया। बेरियम का साइज पहले ही बड़ा था और 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज ही आया है। इसका मतलब रेडियस ऑफ Ba2 positive is greater than radius of titanium 4 positive. ये होना चाहिए, रेडियस ऑफ बेरियम 2 पॉजिटिव इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ टाइटेनियम 4 पॉजिटिव। तो छोटा कैटायन टाइटेनियम है, बड़ा कैटायन बेरियम है। तो बड़ा कैटायन कॉर्नर पे और छोटा कैटायन बॉडी सेंटर पे है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, KZnF3 में क्या होगा? K बॉडी सेंटर पे। पोटेशियम, कैल्शियम, उसके बाद क्या हो जाएगा? आर्गन। नहीं, क्या 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 बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, मैं ही बोल रहा हूँ। पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। कहाँ पोटेशियम और कहाँ जिंक? कोई मुकाबला है क्या? इस पे सिंगल पॉजिटिव है, इस पे डबल पॉजिटिव है। इसका मतलब कि रेडियस ऑफ K पॉजिटिव इज ग्रेटर देन दैट ऑफ रेडियस ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव। तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? है? क्या हो गया भाई? अच्छा, कैप की क्वालिटी। अच्छा, इसकी दुकान खोलनी क्या, एजेंसी लेनी? तो समझ में आ गया भाई। तो पोटेशियम कहाँ रहेगा? कॉर्नर पे। जिंक कहाँ रहेगा? बॉडी सेंटर पे। तो अब ये आपको फॉर्मूला देख करके आपको ही समझना होगा। समझ लोगे? पक्का? इसका कैल्शियम और टाइटेनियम, फिर कैल्शियम ही बड़ा होगा, होना ही चाहिए। एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हो तो साइज छोटा ही होता है। पीरियोडिक प्रॉपर्टी भूल गए क्या? केमिस्ट्री की प्रॉपर्टी है पीरियोडिक प्रॉपर्टी, बस सिर्फ पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टी है। हो गया भाई? अब कुछ ज्ञान आप अपनी तरफ से अर्जित कर लेना, मैं नाम बता देता हूँ अपनी तरफ से। कई बार वो नाम मिल जाएगा, तो जैसे रियूटाइल स्ट्रक्चर, पहले बताया हुआ रियूटाइल, वो क्रिस्टल सिस्टम की एनालिसिस में बताया गया, तो लिख लेना रियूटाइल स्ट्रक्चर। गूगल महाराज बताएंगे इसको। ठीक, रियूटाइल स्ट्रक्चर, RUTILE। एग्जाम्पल क्या है इसका? TiO2। TiO2 को ही इनफैक्ट रियूटाइल बोलते हैं।
और क्या, बस रूटाइल देखो बहुत है, PiO2 O2। चलो भाई, अगला कंसेप्ट, आयनिक स्ट्रक्चर खत्म हो गया, मतलब कल के टेस्ट में आएगा, ठीक है। अब नोट करो, इम्परफेक्शन और डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। अगर अच्छे से पूरा नोट्स रिवाइज कर लोगे ना, बढ़िया टेस्ट है, थ्योरेटिकल ज्यादा है। इम्परफेक्शन और डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स, क्या होता है इम्परफेक्शन? तो आपको पता है कि किसी भी सॉलिड के अंदर जो लैटिस पॉइंट्स हैं, लैटिस पॉइंट्स का एक पीरियोडिक अरेंजमेंट होता है, थ्री डायमेंशनल पीरियोडिक अरेंजमेंट होता है किसका? लैटिस पॉइंट का। उसको हम क्या बोलते हैं? स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, क्या होता है स्पेस लैटिस? थ्री डायमेंशनल पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ lattice points, three dimensional periodic arrangement of lattice points is called space lattice or crystal lattice। ठीक है, और वहीं पे आप उन्हीं लैटिस पॉइंट के ऊपर मोटिफ को रख दो, मोटिफ बेसिस, तो उससे आपको वो 3D स्ट्रक्चर मिल जाता है जिसको क्रिस्टल बोलते हो। ठीक है ना? तो अब देखो बात आती है कि हमने बोला पीरियोडिक अरेंजमेंट है, तो क्या जरूरी है कि हर लैटिस पॉइंट पे बेसिस रखा ही जाए? अगर हर लैटिस पॉइंट पे बेसिस को रखा गया है तब तो वो परफेक्ट क्रिस्टल है। क्या है वो? परफेक्ट क्रिस्टल, आइडियल क्रिस्टल। लेकिन जब आइडियलिटी की बात आती है तो आप तुरंत समझ जाते हो कि भाई ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जो आइडियल है वो रियल सेंस में थोड़ी एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब जो रियल क्रिस्टल होगा, रियल क्रिस्टल में जो लैटिस पॉइंट का पीरियोडिक अरेंजमेंट है, उनमें सारे लैटिस पॉइंट के ऊपर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होता है। नहीं, एमरफस नहीं होगा, क्योंकि वो दूर दूर तक वैसा दिखेगा, बीच बीच में कहीं पे गड़बड़ होगा। एमरफस में तो बोलते हैं वो पॉइंट टू पॉइंट वेरी करता रहता है, वहां पे बीच बीच में कहीं पे गड़बड़ दिखेगी। यहाँ पे तो सब गड़बड़ ही है, क्रिस्टल ही गड़बड़ है, मतलब क्रिस्टल ही नहीं। तो अब कॉन्सेप्ट क्या है? अगर बोल रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का थ्री डायमेंशनल पीरियोडिक अरेंजमेंट है, अगर उस पीरियोडिक अरेंजमेंट में किसी भी टाइप का कोई डेविएशन होता है तो वो डेविएशन इम्परफेक्शन क्रिएट करता है। ठीक है, लिखो, लिखो, एनी डेविएशन फ्रॉम पीरियोडिक अरेंजमेंट, any deviation from periodic arrangement of constituent particle, any deviation from periodic arrangement of constituent particle creates imperfection or defects in solids, imperfection or defects in solids। ठीक है, अब देखो इम्परफेक्शन का क्लासिफिकेशन, तो लिख लो क्लासिफिकेशन ऑफ इम्परफेक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ
इम्परफेक्शन। अब देखो बेटा, अगर हम इम्परफेक्शन और डिफेक्ट्स को कंसीडर करें, अब ये हम एक बार अगेन जो है सिलेबस वाले पार्ट पे आ गए। ये बीच में जो आयनिक स्ट्रक्चर की एनालिसिस हो रही थी, अब इस तरीके से एनसीईआरटी में नहीं गिवन, बस उन्होंने वायर्ड वायर्ड बता दिया, लैटिस बता दिया। अब उसी, अगर वायर्ड और लैटिस का आपको पता है तो बाकी तो कोई कुछ भी बोल सकता है, ये वाला लैटिस है और ये वाला वायर्ड है, आप अपने आप समझ जाओगे। ये लैटिस है, जैसे सामने वाले ने बोला सीसीपी लैटिस है, तुरंत आप समझ गए कि भाई यहाँ यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा। अब बोल रहे उसके अंदर ये वायर्ड है और इस वायर्ड का इतना परसेंट ऑक्यूपाइड है, आप समझ सकते हो। तो अब हमने क्या किया, हमने उसमें अलग अलग टाइप के जो स्टैंडर्ड आयनिक स्ट्रक्चर्स है उनका डिटेल आपको बता दिया। अब एनसीईआरटी में वो डिटेल नहीं है, लेकिन बाकी सब कुछ तो एनसीईआरटी में है, आप उसको भी समझ सकते हो, ठीक है ना। बट ये जो इम्परफेक्शन वाला डिस्कशन है ये पूरा एनसीईआरटी में अच्छे से दिया हुआ है। मतलब ये आपका स्कूल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड, अब तो स्कूल एग्जाम क्या बोलोगे, स्कूल एग्जाम बोलना तो बेइज्जती हो जाएगी, अब तो बोर्ड एग्जाम देना है, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। अब इस साल से ये भी ध्यान रखो, बोर्ड देना है, बोर्ड। जो पिछली बार नहीं दिया था इस बार नहीं बच पाओगे, क्या पता एक की बजाय दो देना पड़े, पिछला भी कंपनसेट होगा ना। तो बोर्ड एग्जाम देना है भाई, साथ में उसको भी मैनेज करना है, ठीक है ना। तो अब तू अपना वाला वेरिएंट छोड़ेगा जो जो हमेशा बोर्ड एग्जाम के टाइम पे ही आएगा। वैसे तो लग रहा है कि अभी फिर से एक वेरिएंट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, हाँ? और क्या पता फिर से बोर्ड एग्जाम को लपेटे में ले ले। लेकिन इनकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है, इन्होंने पिछला वाला भी बोर्ड दिया था, इस बार जो दे रहे हैं, इन्होंने 10th वाला बोर्ड भी दिया था, इस साल का नवंबर वाला भी दिया, दिसंबर वाला, तो ऑब्वियसली इनको ये भी देना पड़ेगा। ये ऊपर वाले ने लिखा हुआ इनकी किस्मत में, आप बच सकते हो तो इम्परफेक्शन और डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स, इसमें देखो दो टाइप के इम्परफेक्शन होते हैं। नंबर 1 एटॉमिक और पॉइंट इम्परफेक्शन। पहले मैं पूरा ट्री डायग्राम बना रहा हूं, कौन कौन से टाइप के, मतलब पूरा टाइप समझ, एटॉमिक और पॉइंट इम्परफेक्शन। दूसरा लाइन इम्परफेक्शन। लाइन इम्परफेक्शन, ये दो तो मेजर क्लासिफिकेशन। इसमें जो लाइन इम्परफेक्शन है इसके दो क्लासिफिकेशन है भाई। इसमें एक क्लासिफिकेशन है जिसको बोलते हैं एज डिसलोकेशन, एज डिसलोकेशन। एज डिसलोकेशन, और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं स्क्रू डिसलोकेशन। ये इम्परफेक्शन आपके सिलेबस में नहीं है, ये पूरा लाइन, लाइन इम्परफेक्शन ही आपके सिलेबस में नहीं है। एडवांस लेवल में भी डिस्कस होगा, हाँ? नहीं, ये सब आप इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ोगे अगर केमिस्ट्री पढ़ने को मिली तो, ठीक है ना। वहां भी सॉलिड स्टेट आता है, उसमें लाइन इम्परफेक्शन को उधर डिस्कस करते हैं।
हमने पढ़ा हुआ, पढ़ा सकता हूं बट रिक्वायर्ड नहीं। तो एस डिसलोकेशन एंड स्क्रू डिसलोकेशन, इसमें एस डिसलोकेशन में क्या होता है, जैसे जो सॉलिड है, सॉलिड में एक पर्टिकुलर लाइन आपने पकड़ ली, उस लाइन पे लाई करने वाले सारे के सारे लैटिस पॉइंट ही डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो एज डिसलोकेशन हो गया। और स्क्रू डिसलोकेशन में क्या होता है, स्क्रू डिसलोकेशन में पूरी एक लाइन जो है ना वो नीचे चली जाती है, नीचे या ऊपर, उस प्लेन में न रख करके वो ऊपर चली गई या नीचे चली गई, उससे डिसलोकेशन आ जाता है, पूरी लाइन के अलोंग डिसलोकेशन आ जाता है, तो उसको बोलते हैं स्क्रू डिसलोकेशन। ठीक है, अब देखो एटॉमिक और पॉइंट इंपरफेक्शन को अगर हम कंसीडर करें तो इसमें दो क्लासिफिकेशन है, दो क्या तीन क्लासिफिकेशन। नंबर वन, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नंबर टू, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। एंड नंबर थ्री, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ये तीन टाइप होते हैं भैया, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ठीक है, अब स्टोइकियोमेट्रिक और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होता है, बोल रहा है कि एक ऐसा एटॉमिक और पॉइंट इम्परफेक्शन जिसमें इम्परफेक्शन से पहले जो सॉलिड का सिंपलेस्ट फॉर्मूला है, अगर वही सिंपलेस्ट फॉर्मूला सॉलिड का इम्परफेक्शन के बाद भी ऑब्जर्व होता है तो वो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है। जैसे मान लो कि सॉलिड AB2 टाइप का है, इम्परफेक्शन से पहले भी और इम्परफेक्शन के बाद भी, तो हम उसको क्या बोलेंगे, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट बोलेंगे। लेकिन अगर मान लो इम्परफेक्शन से पहले जो फॉर्मूला है, इम्परफेक्शन के बाद वाला फॉर्मूला उससे डिफरेंट है। जैसे अगर हम बोल रहे हैं कि एक सॉलिड है AB टाइप का, AB टाइप का सॉलिड है इम्परफेक्शन से पहले, और इम्परफेक्शन के बाद अगर मान लो वो हो गया A0.97B हो गया, A1B1 था पहले, अभी बोल रहे A0.97B हो गया। मतलब अगर 100B है तो 97A है, पहले क्या था, 100B था तो 100A था। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये स्टोइकियोमेट्रिक, ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट हो गया, क्योंकि इसमें स्टोइकियोमेट्री बदल गई कैटायन और एनायन। तो अगर इम्परफेक्शन से पहले जो सिंपलेस्ट फॉर्मूला है वही सिंपलेस्ट फॉर्मूला इम्परफेक्शन के बाद भी मिलता है तो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है, और अगर इम्परफेक्शन से पहले वाला फॉर्मूला और इम्परफेक्शन के बाद वाला फॉर्मूला अलग अलग है तो क्या हो गया, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट हो गया। और जबकि इम्प्योरिटी डिफेक्ट जो होता है उसमें क्या करते हैं, इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, क्या करते हैं, नया कंपोनेंट ऐड कर देते हैं, तो उसकी वजह से इम्प्योरिटी डिफेक्ट बन जाता है। हाँ, कुछ और ऐड कर दिया, जैसे मान लो सोडियम क्लोराइड है हमारे पास, ठीक है ना, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, अब उसमें हमने उसको सोडियम क्लोराइड को मॉल्टेन फॉर्म में लिया और उसमें मॉल्टेन स्ट्रांसियम क्लोराइड ऐड कर दिया, स्ट्रांसियम क्लोराइड ऐड कर दिया, तो क्या होगा, ये जो स्ट्रांसियम आयन होता है इसका साइज सोडियम आयन के कंपेरेबल होता है,
Na पॉजिटिव और Sr2 पॉजिटिव का साइज क्या है, कंपेरेबल है। तो क्योंकि साइज कंपेरेबल है तो जहां पे सोडियम आयन लाई कर रहा है जिस वायर्ड में, उसमें स्ट्रांसियम आयन भी फिट हो जाएगा। Na पॉजिटिव जहां लाई कर रहा है वहीं पे फिट हो जाएगा कौन, Sr2 पॉजिटिव। फर्क ये है कि सोडियम आयन पे तो सिंगल पॉजिटिव चार्ज है, जबकि स्ट्रांसियम आयन पे डबल पॉजिटिव चार्ज है। जुगल इसको देख रहा है, मैं उसको दिखा रहा हूँ, इम्प्योरिटी वाला। अरे तू देख करके समझ ले रहा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, Na पॉजिटिव और Sr2 पॉजिटिव का साइज क्या है, कंपेरेबल है। मतलब जहां सोडियम आयन रह सकता है जिस हाउस में, उस हाउस में Sr2 पॉजिटिव भी रह सकता है। फर्क ये है कि Sr2 पॉजिटिव पे 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और Na पॉजिटिव पे 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो जब एक स्ट्रांसियम आयन आएगा तो वो 2 सोडियम आयन को हटा के आएगा, बिकॉज इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी सॉल्ट की मेंटेन रहनी चाहिए। सॉल्ट मस्ट बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिफोर एंड आफ्टर इम्परफेक्शन, ये कंडीशन है। तो अगर एक स्ट्रांसियम आयन आया तो वो 2 सोडियम आयन को हटा के आएगा, मतलब 2 कैटायनिक लैटिस पॉइंट को वो वेकेट करेगा और उसमें से एक को ऑक्यूपाई कर लेगा और एक खाली रह जाएगा। हाँ होता ही है ऐसा ही। एंट्रोपी बढ़ानी थी, नहीं एंट्रोपी बढ़ानी थी। रैंडमनेस का बढ़ना तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है ना, तो रैंडमनेस बढ़ गई होगी। सिर्फ सिस्टम को स्टेबल ही थोड़ी बनाओ, सिस्टम को लोअर रैंडमाइज स्टेट से हायर रैंडमाइज स्टेट की तरफ भी ले जाना है, थर्मोडायनेमिक्स बोलती है। तो ये समझ में आ गया भाई। अच्छा अब देखो इसमें जो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है, अभी अपना ट्री बना नहीं। ये जो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है इसमें भी फर्दर 2 पॉसिबिलिटीज होती है, आयनिक सॉलिड में अलग और नॉन आयनिक सॉलिड में अलग। समझ में आया? तो क्या हस्तरेखा देख रहे हैं, भविष्य इसी से बनना है। इसको देख नहीं रहा तू, बनना इसी से है। तू सोचा कुछ भाग्य की रेखाएं आ रही है। तो नॉन आयनिक सॉलिड में अलग होता है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, और आयनिक सॉलिड में अलग होता है। आयनिक नॉन आयनिक सॉलिड में क्या होता है पहले वो समझ लो। नॉन आयनिक सॉलिड में 2 टाइप के स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट ऑब्जर्व होते हैं। पहला इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होता है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, और दूसरा होता है वैकेंसी डिफेक्ट। 2 टाइप के डिफेक्ट होते हैं नॉन आयनिक सॉलिड में, कौन कौन से? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट एंड वैकेंसी डिफेक्ट। ये नॉन आयनिक में, नाम से समझ लो। इंटरस्टिशियल स्पेसेस क्या होते हैं मालूम है? क्या होता है बताओ? स्मॉल एटम्स लैटिसेस में ट्रैप्ड होते हैं। मेहुल 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 कुछ बोल रहा है। हाँ मेहुल क्या बोल रहा है बेटा? तो मैं कह रहा हूँ इंटरस्टेशियल कंपाउंड होते हैं, मतलब स्मॉल एटम्स लाइक एन एन वो लैटिसेस में ट्रैप्ड होते हैं। कुछ एलियन टाइप की आवाज है। अच्छा हाँ,
मेहुल इंटरस्टिशियल स्पेस, तेरी बात मुझे ढंग से सुनाई नहीं पड़ी, मैं अपनी तरफ से बताता हूँ। जैसे एक सॉलिड है, सॉलिड के अंदर आपने लैटिस पॉइंट्स पे कॉन्स्टिट्यूएंट स्फीयर्स को रख दिया, ठीक है, मतलब एनायन भी है, कैटायन भी है, सब रख दिया। क्या उसके बावजूद भी 100% स्पेस ऑक्यूपाइड रहता है? नहीं रहता ना। आपने रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर में देखा सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑक्यूपाइड स्पेस वही था, कितना था? 79.34, ऐसे ऐसे कुछ परसेंट। 54 है, हाँ बस ठीक है। इसका वाला 100 में से उसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो उतना स्पेस अनऑक्यूपाइड है ना। वो जो अनऑक्यूपाइड स्पेस है उसी को इंटरस्टिशियल स्पेस बोला जाता है। इंटरस्टिशियल स्पेस को लोग वायर्ड समझने लगते हैं, वायर्ड नहीं है भाई। एनायन को रख दिया तब वायर्ड क्रिएट हुआ, उसमें कैटायन को रख दिया, फिर जो बचा वो इंटरस्टिशियल स्पेस। आ गया समझ में? तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होता है? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में कुछ और कॉन्स्टिट्यूएंट आकर आ जाते हैं, एक्स्ट्रा आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे अगर सारी बेंचेज भर जाए और कुछ खड़े हो जाए, तो मतलब वो कहाँ खड़े हो गए? इंटरस्टिशियल स्पेसेस में खड़े हो गए। तो वही सिचुएशन है, तो उसको इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बोलेंगे। और वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है? वैकेंसी डिफेक्ट में कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अपने लैटिस पॉइंट को छोड़ के गायब हो जाते, ठीक, तो वो वैकेंसी डिफेक्ट। तो ये फर्क है दोनों में। जबकि आयनिक सॉलिड में जो डिफेक्ट ऑब्जर्व होता है, आयनिक सॉलिड में दो टाइप का डिफेक्ट फर्दर ऑब्जर्व होता है। इंटरस्टिशियल में मैंने ये बोला कि जो नॉर्मल लैटिस पॉइंट्स है वहां तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है ही, कुछ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल उन वैकेंट स्पेसेस में आ जाते हैं। आयनिक सॉलिड को अगर हम कंसीडर करें तो उसके अंदर स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट दो तरीके से ऑब्जर्व होता है, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है यहाँ पे फ्रैंकेल डिफेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम में भी खूब पूछा जाता है, फ्रैंकेल डिफेक्ट। और दूसरा है शॉर्ट की डिफेक्ट। ये ऑब्जर्व होते हैं आयनिक सॉलिड में स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के मीन है। आयनिक सॉलिड में नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट जब ऑब्जर्व होता है तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में यहां पे दो केसेस ऑब्जर्व होते हैं। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में दो केसेस ऑब्जर्व होते हैं। एक तो आप यहां पे लिख लेना एनायनिक डेफिशिएंसी डिफेक्ट, एनायनिक डेफिशिएंसी डिफेक्ट। एनायनिक डेफिशिएंसी डिफेक्ट। और दूसरा है कैटायनिक एक्सेस डिफेक्ट, कैटायनिक एक्सेस डिफेक्ट। नहीं सेम नहीं, दोनों अलग अलग चीजें। फाइनल रिजल्ट तो सेम दिख रहा है ना, बनने का प्रोसेस अलग है। एनायनिक डेफिशिएंसी डिफेक्ट और दूसरा क्या है? कैटायनिक एक्सेस डिफेक्ट, ठीक है। तो एनायनिक डेफिशिएंसी डिफेक्ट में अगर हम देखें, नहीं गलत, गलत, गलत है, गलत। इसको आपको लिखना चाहिए मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट एंड मेटल एक्सेस डिफेक्ट। एक होता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट और दूसरा होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट।
ठीक है, जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट है उसके ये दो क्लासिफिकेशन थे जो अभी मैंने बोला, मेटल एक्सेस डिफेक्ट के, हाँ, एनायनिक डेफिशिएंसी डिफेक्ट, कैटायनिक एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। हाँ, ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक में पहले दो क्लासिफिकेशन है, मेटल डेफिशिएंसी, मेटल एक्सेस, फिर उसमें मेटल एक्सेस में दो क्लासिफिकेशन है पहले। होने वाला, होने वाला, होने वाला, तो देख करके उसको बढ़ा थोड़ी देगा इसको। तो ये समझ में आया भाई? अच्छा, और जो इम्प्योरिटी डिफेक्ट है यहाँ पे, इम्प्योरिटी डिफेक्ट के थ्रू स्पेशली, वैसे तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट और भी अलग अलग तरीके से ऑब्जर्व होता है, उसमें स्पेशली जो डिस्कशन इंपॉर्टेंट है वो सेमीकंडक्टर का फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट। दो टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं, एक नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर होता है एन टाइप, और दूसरा पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर होता है पी टाइप। तो ये एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स जो है वो इम्प्योरिटी डिफेक्ट के थ्रू फॉर्म होते हैं, तो उसका डिस्कशन अभी नहीं है। तो ये है बेटा पूरा इंट्रोडक्शन इम्परफेक्शन और डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स का। ठीक है, तो अब इसका डिटेल जो है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज आप अभी डाउट्स पूछ लो। एक्सरसाइज का 1.16 1.16। हाँ, ये अब देखो, ये उसी पे बेस्ड है अभी जो बताया। जैसे मैंने बोला था कि ए बी टाइप का परफेक्ट क्रिस्टल है, इम्परफेक्शन के बाद वो ए 0.97 बी हो गया। यहाँ पे NiO टाइप का परफेक्ट क्रिस्टल था, एक डिफेक्ट ऑब्जर्व हुआ, उस डिफेक्ट की वजह से क्या बन गया, Ni 0.98O हो गया। मतलब इसमें कौन सा डिफेक्ट ऑब्जर्व हुआ, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, तो अब ये डिटेल बता दूंगा तो हो जाएगा। सिक्सटीन बताऊं? हाँ, 1.16 का 1.125 मार्बल्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। पर यूनिट एरिया ना। अरे, स्केच द अरेंजमेंट दैट विल गिव द मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्बल्स पर यूनिट एरिया, एक तो ये पूछा है। दैट कैन बी इनक्लोज इन दिस मैनर एंड डिड्यूस द एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट इट। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए एक्सप्रेशन भी आपको डिराइव करना है। ठीक है ना? चलो मैं आपको बता देता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 16 है। अरे, एडवांस पूछ रहा है तो एडवांस लेवल डीपीपी है भाई। तो इसमें बोल रहा है कि एक स्क्वायर है जिसका लेंथ है 40 मिलीमीटर। स्क्वायर का लेंथ कितना है, 40 मिलीमीटर, यानी कि 4 सेंटीमीटर बाई 4 सेंटीमीटर।
ठीक है। अब इसको इसको हम ओपन कर देते हैं, ये ओपन कर दो। अब इसमें इसके अंदर सर्कुलर मार्बल्स को फिट कर रहा है जिनका डायमीटर 10 मिलीमीटर गिवन। मार्बल्स का डायमीटर कितना है? 10 मिलीमीटर। अब देखो इसके जो है ना, इसके आप 4 डिवीजन कर दो। ये हो गया 20 मिलीमीटर और इधर 20 मिलीमीटर। अगर ये 40 है तो मान लेते भाई 40, ठीक है ना। तो फिर ये देखो, ये 10 हो गया, 10, और उसी तरीके से यहां भी, ठीक। ऐसे ही अब आप देखो, अब यहाँ पे हम सर्कुलर मार्बल्स को फिट कर रहे हैं। ठीक है, एक रो में 4 आएंगे। अब नेक्स्ट रो मार्बल्स को हम इसके डिप्रेशन में फिट करेंगे क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्बल्स पर यूनिट एरिया चाहिए। तो दूसरी रो के जो मार्बल्स हैं वो यहाँ पे ऐसे रखे जाएंगे। ठीक है भाई, इसमें भी 4 ही आएंगे। जैसे 3 तो आप देख रहे हो पूरा आ गया, इसका हाफ, इसका हाफ, इस रो में भी 4। फिर नेक्स्ट रो को आप देखोगे, अरे इतने बड़े बड़े मुंह फाड़ रहे हैं। तो भी अलग ही है, सारा सॉलिड स्टेट मुंह में समा जाएगा। अभी तो सब कुछ चेंज किया जा सकता है। सोचो जब इस क्वेश्चन को लोग वहां पे बैठ करके सॉल्व कर रहे होंगे, आईआईटी एग्जाम का पेपर चल रहा होगा और उसको ऐसे स्केच करना होगा, सब्जेक्टिव पेपर है, कितना मजा आ रहा होगा सबको। सॉल्व तो किया ही होगा लोगों ने। क्यों भाई, है ना।
अब देखो बेटा, यहाँ पे थोड़ी सी ज्योमेट्री यूज होगी एनालिसिस के लिए। जैसे देखो, ये इस मार्बल का सेंटर है, ये इसका सेंटर है, और ये इसका सेंटर है। इनके सेंटर्स को मिलाओ, ट्रायंगल बनेगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। हम्म। अब देखो, इस मार्बल का सेंटर, इस मार्बल का सेंटर को मिलाओ, एक और इक्विलैटरल ट्रायंगल। हम्म। इनके सेंटर को इसके सेंटर से मिलाओ, एक और इक्विलैटरल ट्रायंगल। ऐसे बनाते जाओ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है भाई। अब देखो, इसकी लेंथ कितनी है? 20। 20 ना? अरे 20। अच्छा अच्छा, 10 है, 10। तो ये 10 है भाई, तो ये 5 है, ये 10 है। पाइथागोरस थ्योरम लगा करके ये निकाल लेगा, ये हाइट मिल जाएगा ना। ये हाइट आ गया, तो फिर ये हाइट पता चल गया, फिर ये हाइट पता चल गया, और ये कितना होगा? 5। 5 होगा ना, 5। अब ये ऐसे ऐड करते करते जाओ, देखो कितनी रो और आगे बनी। तो अब जरा बताना है, जरा इसका इसका हाइट कितना आ रहा है? 100 और 25, 125, 125 का स्क्वायर रूट, 125 का स्क्वायर रूट कितना होता है? मैंने क्या गलत कर रहा हूँ? हाइपोटेन्यूज की लेंथ जो है वो 10 है, ठीक है, और उसका उसका 5 है, बेस का परपेंडिकुलर का निकालना है, ठीक है ना। तो 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, 75 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 75 का स्क्वायर रूट 5√3। √3 कितना हो गया? 1.732। 1.732 इंटू 5 बता। इसी को बता दो भाई। 8.65। चलो ठीक है, 8.65 इसने बोला है, ठीक है। अच्छा, बदल रहा है। तो 8.65 हो गया, ठीक। 8.65 इंटू 2, 8.65 इंटू 3 कितना होगा? 8.65 इंटू 3, 30। 8.65 इंटू 3, हाँ 25। 25 प्लस 5 कितना होता है? 30। 30.95। 30.95। अच्छा, अब देखो इसका मतलब है कि एक और आ जाएगा यहाँ पे ना, एक और आ जाएगा। चलो भाई, एक और बना दो। अब यही सब करना था। तो कुछ लोग तो स्केल लेकर के जुट गए होंगे वहां पे, सारा मार्बल बना के एकदम निपटा देता हूँ। आंसर गलत है। तो यहाँ पे क्या होगा भाई?
8.65 इंटू 4 कितना हो गया? अब 35 ही ले लो, ठीक है। 35 प्लस 5 40, मतलब बस यही खत्म हो गया यूनिट सेल। ये यूनिट सेल खत्म हो गया भाई। +5 ऊपर कर दिया ना, ठीक है। ये 40/40 हो गया। अब आप देखो कितने मार्बल्स इसके अंदर आए, 4 + 4 + 4 + 4 16 और इंटू +2 18 मार्बल्स इसके अंदर आ रहे हैं। समझ में आ रहा है? 18 मार्बल्स इसके अंदर है। तो टोटल सरफेस, टोटल एरिया इसका कितना है? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कहाँ स्पेस मिला है? अरे वो मेरा डिफेक्ट है। हाँ गोल गोल ही है ये, गोल गोल। हाँ वो तो रहेगा, वो तो इंटरस्टिशियल स्पेसेस रहेंगे। तो क्या हो गया भाई? 18 मार्बल्स पर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि कितना? 1.125 मार्बल्स पर सेंटीमीटर। आ गया समझ में? मजा तो आता है भाई ग्लास के क्वेश्चन में। और बताओ, 70 में पूछा है। चलो, मतलब मैं क्लास को कंप्लीट कर देता हूँ, रिकॉर्डिंग ऑफ।